क्रिटिकल होगा तो आगे चल के हम क्रिएटिव भी। क्रिटिकल जजमेंटल डिस्कशन कहते हैं, हम जजमेंट कर रहे हैं और हम जजमेंटल डिस्कशन के पक्ष में नहीं। बी आर अम्बेडकर क्रिटिकल, अशोक को क्रिटिकल स्टडी या क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं, ही स्टैंड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। अशोक को हमें कैसा निकाल के लाना है कि वो 21वीं शताब्दी में रिलेवेंट हो। अभी सभी साथियों से मैं प्रारंभ से बोलता आया हूँ, अब पुनः बोलने की मुझे गर्ज पड़ रही है कि मैंने आप लोगों ने जो भी अभी चर्चा कर रहे हैं, हमारे सीनियर हुए, जूनियर है, सभी साथी जो अशोक के बारे में बोल रहे हैं, वो अधिकांश इंफॉर्मेटिव एटीट्यूड से बोल रहे हैं कि मेरे को ये मालूम है, ये मालूम है, यहाँ ऐसा लिखा है, उस लेख में ऐसा है, वही बात को यहाँ पर रिपीट करके दे रहे हैं। अशोक को एज ए इंफॉर्मेटिव दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जबकि मेरा आग्रह था कि आप एक शिला लिख ले दीजिए, कोई एक सेंटेंस ले लीजिए, इंटरप्रेट कीजिएगा आज के कॉन्टेक्स्ट में, उस आज से 2200-2300 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में और आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे एक्सप्लेन कीजिए। उस प्रिंसिपल को आज की तराजू में तौलिए कि भाई इतना रेलेवेंट है, इतना रेलेवेंट नहीं। अगर हम अशोक को शिलालेख पढ़ना है, पर उसकी रेलेवेंसी आज से उनके समय तक, अशोक के पीरियड में, और आज 21वीं शताब्दी में अशोक को उसी शब्द को पढ़ना, क्योंकि उस समय की स्थितियां क्या होंगी आज हमारे सामने नहीं है वो स्थिति। आज तो हम ये भयभीत समाज होता जा रहा है। कहीं किसी प्रकार के संविधान के अनुसार जो चारों पिलर होना चाहिए, सही स्वस्थ ढंग से फंक्शनिंग करना चाहिए, फंक्शनिंग होते हुए नजर नहीं आते हैं चारों पिलर। और उस समय अशोक किस प्रकार से शासन कर रहा वो हमको प्रत्यक्ष है नहीं। हमारे पास अगर कुछ बचा है तो हमारे महापुरुषों ने इशारा किया तो हम अशोक को पढ़ते, अगर हम महापुरुषों ने इशारा नहीं किया होता तो हम ये भी नहीं खोज कर पाते। अभी आप देखिएगा 70 साल हो गए 1950 के बाद, नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलकर ये अशोक को जिंदा किया। नेहरू भी चाह रहा था, आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि पूरा का पूरा 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ और उस समय उत्खनन, और उत्खनन के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उत्खनन तो बहुत ज्यादा हो गया था। 1977 1800 से 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ जो गवर्नर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देता है कि इतने शिलालेख मिले, उनका इंटरप्रिटेशन। जो मैंने आप लोगों का कल वो पुस्तक बता रहे थे कि उसका अलेक्जेंडर कनिंघम के डॉक्यूमेंट में काफी ओल्डेस्ट इंटरप्रिटेशन, उसके बाद लोगों ने और अलग इंटरप्रिटेशन किया। तो वो उस समय अशोक उत्खनन होकर सामने आ रहा था, और कितना 5-10%, उससे पूरे देश में हलचल में। गांधी नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, उसको सपोर्ट अशोक के नॉन वायलेंस हो रहा, उसने अशोक का नॉन वायलेंस भी, तो इसमें नेहरू बहुत चहेता बन गया था अशोक का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उसने अशोक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मतलब सेंटेंस यूज किया, कभी उसको रिपोर्ट करूंगा। और इस तरह से अशोक की एक्सेप्टेबिलिटी भारतीय मानस पर, खासतौर से जो नेशनल लीडरशिप चल रही थी, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप कर रहे थे, मतलब मूवमेंट चला रहे थे गांधी के नेतृत्व में, वो सारा का सारा अशोक का चहेता बन रहा था। और उसमें से कट्टरपंथी था, वो अशोक को बिल्कुल नहीं था। ये भी एक इमर्ज हो चुकी थी। ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में वहां पर एक कट्टरपंथी, जिसका हम डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर का एक संप्रदाय आता है, या श्री अरविंदो और विवेकानंद का संप्रदाय आता है, वो कट्टरपंथ को टिकाए रखने, मैं विवेकानंद का भी नाम ले रहा हूँ, कट्टरपंथ को टिकाए रखने। आपको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ा, हमने ट्रेनिंग में विवेकानंद को उगड़ किया है कि कितना खतरनाक है विवेकानंद, और हमको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने वो सारे के सारे उनके कोटेशन, उनके लेक्चर पूरे के पूरे हमने अपने कैडर को, ट्रेनर्स को दिए। तो ये उन्होंने अशोक का यूज किया और अपने मूवमेंट को बनाया। और उधर अंग्रेजों ने, भारत का कुछ गौरव नहीं मिल रहा था, कुछ वैभव नहीं मिल रहा था, अशोक के रूप में भारत का वैभव सामने आया, इसको नेहरू एंड कंपनी ने पिकअप।
और इस लिहाज से वो डिफेंड करते बैठे। उनको विरोध करने का कोई साहस या गलत करने का साहस नहीं था। लेकिन उसमें से जो कंजर्वेटिव फोर्सेस, रिजिड कंजर्वेटिव निकले, वो मतलब इसका विरोध भी कर रहे। तो आज के लिए मैं जो आप लोगों की चर्चा हो रही है, आप लोगों ने अनावश्यक रूप से डिस्प्यूट आपस में क्वेश्चन किया, वो बातें आने की जगह उसके आगे की कड़ी आना चाहिए था कि भाई मैं इस शिलालेख का इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करता हूं जो मेरे को नहीं पट रहा है। ये शिलालेख का इंटरप्रिटेशन ऐसा लग रहा है, शाब्दिक है, और मैं इसका अनुमान ये निकालता हूँ ये मेरे को नहीं पट रहा है या ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दरवाजे पे नॉक। तो साथियों, अगर इस प्रकार से सम्राट अशोक को क्रिटिकली और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से अलग हटकर सोचने का आदत डालेंगे तो कहीं अशोक को समझ पाएंगे। क्योंकि अशोक को मैं जहां तक समझा हूं, ही वॉज द मास्टर ऑफ लेटरल थिंकिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? ही वॉज द मास्टर ऑफ लेटरल थिंकिंग, अलग हटकर सोचने का। क्योंकि उससे पहले बड़े बड़े विद्वान थे, उनके आजोबा थे, वो चाणक्य के इन्फ्लुएंस में थे। बहुत सारी मतलब परंपराएं रीति रिवाज चले आ रहे थे। वर्ण व्यवस्था का वर्चस्व एस्टेब्लिश हो चुका था और ब्राह्मण अपनी चरम सीमा पर डोमिनेटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में एक बिना किसी स्टेटस का व्यक्ति, कि वो क्षत्रिय वर्ण भी नहीं कहा जाता, कहते उसे सूर्य कहा जाता अशोक को, और उसे किसी प्रकार का ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का हायर का बायोलॉजिकली या कहना चाहिए वर्ण के लिहाज से उसे किसी प्रकार का वो अस्तित्व प्राप्त नहीं। तो यहाँ पर हमें उस अशोक को एक ही शिलालेख को दो एंगल से देखा, एक एज ए रूलर और एज ए पर्सन। अशोक एज ए पर्सन तो डिस्कस ही नहीं होता। अशोक का एज ए पर्सन, वो भी उसका व्यक्ति एज ए इंडिविजुअल भी तो उसका कुछ वजूद था ना। जब वो प्रजा के एक एक व्यक्ति को अपना मानकर चलता था, परिवार का सदस्य मानकर चलता था, तो परिवार तो लेमैन जैसी थी ना। तो एक लेमैन की तरीके से एज ए पर्सन और एज ए रूलर, दोनों एंगल से अशोक के शिलालेखों का अभ्यास होना चाहिए। दूसरा है कि हम अशोक के शिलालेखों तक सीमित क्यों है। अशोक के शिलालेखों तक सीमित क्यों है? क्योंकि जो भी और ग्रंथ हैं वो श्रीलंका से हैं, दिव्यवदान और महावंश, दीपवंश। इनमें यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर श्रीलंका में वो लिखे गए। महेंद्र वहां गए थे, वहां पे प्रचार कर रहे थे, तो उनका लिखने का एक अलग दृष्टिकोण है। उनको जितना ऐतिहासिक तौर से मिला, फैक्ट मिला, उन्होंने उसको लिखा। वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हम पुराणों को और दूसरों को भी अथॉरिटी नहीं मानते हैं, उनमें भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं। पर अशोक रियल क्या है ये हमारे सामने अभी तक पूरी तौर से आया नहीं। इसलिए हम जो आज के वैज्ञानिक युग में सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव चीज मानती है कि व्हाट वी कैन कॉग्नाइज, हम किसी चीज को ग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो माइथोलॉजिकल किंवदंतियों के आधार पर, कथाओं के आधार पर की जगह फैक्ट हमको जो मिले, और वो फैक्ट आर्कियोलॉजी के फैक्ट को सबसे ज्यादा महत्व पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को महत्व पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है। उसी के आधार पर इतिहास का निर्माण होता है कि भाई इतिहास में इस प्रकार का हमारा निर्णय बनता है। हिस्टोरियन पूरे के पूरे डिपेंड, अधिकांश आर्कियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसको उसमें से बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, पर मूलतः वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए हमने अशोक को 21वीं शताब्दी में एस्टेब्लिश करने के लिए उत्खनन किए हुए शिलालेखों का या अवशेष है, तो शिलालेख ही नहीं है, आर्ट है, कल्चर है, चित्र है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो कुछ भी उत्खनन में मिला है वो सारे हमारे लिए धरोहर है। दूसरा, तो अशोक को एज ए रूलर, एज ए पर्सन और उत्खनन से प्राप्त हुई चीजों के ऊपर हमें अभ्यास करना। अभ्यास में इंफॉर्मेशन कम दीजिए। इंफॉर्मेशन आप लोग अभी 3-4 दिन से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। कोई उसके शिलालेख का एक शब्द का इंटरप्रिटेशन करने के लिए 10 से 15 मिनट उसको आराम से लग जाते हैं।
अगर प्रेजेंट के संदर्भ से करेंगे, प्रेजेंट के साथ रिलेट करने में वो घबराता है, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, ये आपका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इसे निकाल दिल खोल के अशोक को आज की रिलेवेंसी के साथ डिस्कस। मैंने जो बातें बोल दी आप उसी को रिपीट कर दे रहे हैं। आप अपनी ओर से, मैंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ये बात बोला, मैंने कंपेयर करके दिया, अब उसका रिपीटेशन। आपका खुद का इंटरप्रिटेशन क्या है? किसी और सेंटेंस को अशोक ने इतना महत्वपूर्ण बात लिखी है क्योंकि हमें उन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते जिनके बारे में मनुवादियों ने अशोक के बारे में बहुत गलत गलत लिख रखा है। अब मैं वार्निंग के तौर पर बता रहा हूँ अशोक के बारे में कि उसका शासन क्यों पतन का कारण बताया, हिरास का कारण बताया, ये तो बहुत गलत शब्द है। अगर राज सत्ता को एसेसिनेशन कर दिया जाए उसे पतन नहीं कहा जा सकता। तख्ता पलटा है उसको वो शब्द आता है। पतन और तख्ता पलटना दो अलग बातें हैं। शक्ति का, सामर्थ्य का वहां पर रोल होता है, नीतियों का संबंध बहुत कम आता है। नीतियों के आधार पर अगर होता है तो बाद में इतिहासकारों ने अशोक की नीतियों की आलोचना करना शुरू की और उसे उसके पतन का कारण होता है। वो मिलिट्री नहीं रखे हुए था, बहुत अहिंसा का सिद्धांत उसने पूरा तौर से अडॉप्ट कर लिया था। इससे जनता में अहिंसा से मतलब लड़ने मरने की सामर्थ्य नहीं थी। ऐसे तमाम प्रकार के अशोक को गलत तरीके से पूजा, मैं बोल रहा हूँ गलत तरीके से, और आप उसको इन चीजों को डिफेंड करके लेके जाओगे, अर्थ निकाल के लाओगे, क्योंकि मैं अगर पूरा लेक्चर देके आप उसी को रिपीट करते बैठोगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल तक मैं भी पहुंचा हूं। अशोक को समझने में जिस लेवल तक मैं पहुंचा हूं आप भी उस लेवल पर पहुंचे, तभी हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम को समझकर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी कर पाते। नहीं तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी में हम लड़खड़ा जाएंगे। और अशोक को हमने एज ए प्रोग्राम भी बोला है, ऑब्जेक्टिव बोला है और मीन्स भी बोला है और हमारा गोल भी है। तो इस लिहाज से अशोक के बारे में आप लोगों ने उसे शिलालेखों का इंफॉर्मेशन तो एक सेंटेंस में हो जाती है, अशोक ने ये लिखा। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन करते बैठिएगा। आप उसको कितने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं तो वो आपका दिमाग है, वो क्रिएटिविटी। तब हम कहेंगे आप थिंकिंग पीपल। टास्क है आपके सामने पर टास्क को निभा नहीं रहे हो, आप थिंकिंग नॉट अप्लाई, नॉट बीइंग अप्लाई। अपने माइंड को उस समय अप्लाई करना है क्योंकि वो जो हमारे माइंड में वर्षों से, हजारों वर्षों से जंग लगा, 70 71 72 साल हो गए। 49 आज 26 नवंबर 49 को संविधान अप्रूवल हुआ, साइन हुए सबके आज के दिन। और आज लगभग 20 साल, ये 70 और 72 72 ईयर्स हो जाते हैं। 72 ईयर्स छोटी बात नहीं होती है। 7 और इस बीच में सम्राट अशोक के शिलालेखों का री इंटरप्रिटेशन होने की कोशिश ही नहीं की। अभी तो वो किसी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया की विद्यापीठों में अशोक पर अभ्यास ही बंद है, उसकी स्टडी बंद है। नोबडी डेयर टू री इंटरप्रेट द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका द ग्रेट। लेकिन कुछ विदेशों से अभी इस चीज के बारे में बहुत बड़ा व्याख्या होने लगा। अशोका द ग्रेट हमने बढ़ दिया है। और आज ही मुझे एक और बहुत ही अच्छा शब्द मिला है, अशोका द विजन। अशोका द विजनरी, ये न्यूयॉर्क का राइटर है। ये अपने पिताजी के साथ बिजनेस के काम के लिए से इंग्लैंड चला गया, वहां से रहते रहते न्यूयॉर्क में पहुंचा। वर्ल्ड बैंक में भी उसने सर्विस की। आर्किटेक्ट था। अशोक खन्ना नाम का ये राइटर है। इसने अशोका द विजनरी, हम तो अभी विजन पर ही डिस्प्यूट कर रहे हैं, है ही नहीं विजन अशोक का।
फॉरेन में अशोक एज ए विजनरी, मतलब थिंकर के साथ, और भविष्य का दृष्टा भी मतलब वो बता रहे हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अशोक खन्ना की पुस्तक ये हमारे हर एक ट्रेनर के हाथ में होना चाहिए। इतनी ज्यादा रेलेवेंट और इतनी सरल पुस्तक, बहुत ही सरल सरल अंग्रेजी में, बिल्कुल सरल अंग्रेजी में कोई पुस्तक लिखी गई है। तो आज ये अशोका दी विजनरी, लाइफ लीजेंड एंड लीगेसी, अशोक खन्ना। आज ही मेरे पास आई पुस्तक, टुडे रिसीव हुई है, और उसके 50 पेज मैंने पढ़े आज। तो साथियों, अशोक को हमें के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं करना है, अशोक के शिलालेख का री इंटरप्रिटेशन का, इंटरप्रिटेशन भी नहीं बोल रहा हूँ, री इंटरप्रिटेशन तो हो चुका है, कंस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह से इंटरप्रिटेशन का जगह री इंटरप्रिटेशन करना है, कि जो छुपा रह गया है, उसके अंदर शब्द छुपा रह गया, एक्सप्लेन नहीं हुआ है, और वो ऐसा एक्सप्लेन करना है कि वो 21वीं शताब्दी में रेलेवेंट हो। हमारे पंडित चौहान जी इस बात को रिपीट करके, उनको इस वजह से, इसी के लिए उनको इंटरवेंशन करना पड़ा कि आप लोग चर्चा क्या कर रहे हो, हमको अशोक को एस्टेब्लिश करना है, उसे फिर से जमीन पर उतारना है 21वीं शताब्दी में, और हम अलग ही प्रकार से डिस्प्यूट करते हैं। मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अशोक को 21वीं शताब्दी में स्थापित करने के लिए अशोक को री इंटरप्रेट कीजिए, पुनर्व्याख्या कीजिए, पुनर्विवेचन कीजिए, पुनर्स्पष्टीकरण कीजिए, एक एक शब्द को कीजिए, क्योंकि शासन आदेश में एक एक शब्द में कॉमा का भी अर्थ होता है, कॉमा और क्वेश्चन मार्क का भी अर्थ होता है। आप उस दृष्टिकोण से कि अशोक सोचता कैसे था, एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन और एज ए रूलर, दो अशोक की लाइफ हैं, और दोनों लाइफ में कंट्राडिक्शन नहीं है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। अशोक एज ए पर्सन और अशोक एज ए रूलर दोनों ही तरीके से जिया। पर्सन जनता के साथ पूरा मिशन चुका था, उस परिवार का सदस्य हो चुका था, क्योंकि सबको अपने परिवार का सदस्य बना चुका। और एज ए रूलर, इस देश में सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, कल्याणकारी राज्य कैसे स्थापित होता है, समता, सम्मान और संपन्न समाज कैसे स्थापित किया जा सकता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या क्या तकलीफें आती हैं, किस प्रकार से कम हो सकता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च और कम्युनिकेशन की पॉलिसी क्या होना चाहिए, ये विशद सब विषय जो एक शासनकर्ता के रूलर के होते हैं, उस दृष्टिकोण से भी अभ्यास होना है। तो दोनों एज ए पर्सन और एज ए रूलर अशोक का अभ्यास, री इंटरप्रिटेशन आप करने की कोशिश करेंगे। कल से भाई इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1 मिनट लीजिए कि मैं इस 2-3 संडे ये अशोक को मैंने इस शिलालेख में ये चीज पढ़ा है, अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। अशोक का अमुक पहला ही शिलालेख क्यों ना पढ़ो, पर लेकिन आपने जितना पढ़ा वो एक बार पढ़ दीजिए, उसको पूरा हिंदी में बोल दीजिए, और इसके बाद फिर उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए। 5 मिनट आप इंफॉर्मेशन दीजिए, 10 मिनट उसका इंटरप्रिटेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट इंफॉर्मेशन दीजिए, 10 मिनट उसका इंटरप्रेट। इस प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन में पूरा पीरियड चला जाता है, 10-10, 20-20, 30-30 मिनट आपको इंफॉर्मेशन देने में। इंटरप्रिटेशन के लिए लास्ट का एक आध पॉइंट आएगा तो वो आधी अधूरी रह जाती है, फिर आप इंटरप्रिटेशन करने के लायकी की नहीं रह जाती। आपका दृष्टिकोण पहले से, पहली लाइन से ही कि मैं इसका इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ, वो इंटरप्रेट आप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो एटीट्यूड से आपने यहाँ पर अपने विचार को रखा, तो हम सम्राट अशोक को समझ कर समझाने वाले बनने में कामयाब हो सकेंगे और जनता को समझा सकेंगे। जनता सरल नहीं है, धोखा खाई हुई है। अगर आप कमजोर तरीके से जाओगे तो वो अपनी बात को मानने वाली नहीं है। इसलिए आप सीरियस होकर अशोक को अभ्यास कीजिए। बहुत कुछ बाकी निकालना है हमें अशोक के मंथन से। हम अशोक को 10% भी नहीं समझ पा रहे हैं, हमें अशोक को मंथन करके बहुत कुछ निकालना है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पूरी किताब ही भेज दी, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ये लेते चलिए, कुछ किताबों को मैंने नाम भी बता दिए, पढ़िएगा, मंथन कीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप पूरा एक साथ पढ़िए, जितना पोर्शन समझ पाए 10-15 मिनट में मैं इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उतनी बात को एक्सप्लेन कीजिए।
हमें आज के वर्तमान समाज की बीमारियों की, शासन की बीमारियों का एहसास है। आपको भी एहसास है, मुझे भी एहसास है। आप उसके साथ लिंकेज कर सकते हो। 21वीं शताब्दी में आज 2020 में वो अशोक का आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, उसको रेलेवेंट बताइए ना, सिद्ध कीजिएगा। तो मैं काफी रिपीटेशन करके बोला, क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को मेरी बात रिपीटेशन में समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ कि मैं समझाने में कहाँ कम पड़ा। मैं आप लोगों को आपके डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग जिन्हें मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको काफ़ी चिंतन करता रहता हूँ कि हमारे लोग वहीं वहीं घूम रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए आप लोगों से सीरियस होकर इनका अभ्यास कीजिए, एक एक छोटे छोटे शिलालेख का। और बाद में हम मनुवादियों ने अशोक के बारे में कौन कौन से भ्रांतियां फैला रखी हैं और किस प्रकार से वो अशोक के पतन की बात बोलते हैं, और हम उसको 21वीं शताब्दी में पतन नहीं, उसकी एक अलग स्थिति है, उसे हमें एक शासक के तरीके से उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अशोक को एस्टेब्लिश करेंगे। अशोक को मेरे लिहाज से एक भी पॉइंट में मेरे को कमतरता नजर नहीं आता। इतना ज्यादा एक पूरा अम्बेडकरवाद का दूसरा नाम पूर्व भारत कह सकते हैं, सम्राट अशोक का भारत कह सकते हैं, और कहना पड़ेगा, तभी जनता हमें एक्सेप्ट कर पाएगी। और उस लेवल पर हमको बोलना होगा कि अम्बेडकरवाद का समाज परिवर्तन आंदोलन का दूसरा नाम सम्राट अशोक। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू नारसिंह। थैंक यू सर। थैंक यू सर।